Okay, students, in the last lectures we are completed chapter number 8. Now we are watching the chapter number 9, economic policy of India since 1991. Okay, so whatever is given in introductions we are directly telling to you. 20th सेंचुरी से पहले, मतलब जब 1990 या 1999 ये जो साल चालू था, तब तक इंडिया बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी. इंडिया में बहुत सारी पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, खाने की सिक्योरिटी नहीं थी. इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद भी 1947 के बाद भी इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी थी, पॉपुलेशन इंक्रीज थी, हमारी बेसिक नीड्स तक हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते थे, फूड शेल्टर क्लोथ्स तक हमारे पास नहीं था. ओके, और अगर देखेंगे तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी भी वैल्यू दुनिया में बहुत कम थी. ओके, तो इंडिया में या इंडिया के पास पैसा ही नहीं था. सडनली 1990 के बाद इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे. इंडिया में आज टेक्नोलॉजी है, इंडिया में मशीनरी है, इंडिया में मेडिकल साइंस फास्ट है, इंडिया में सारी टाइप्स की चीज़ें अभी मिलती है. लेकिन ये सब चीज़ें 1990 से पहले नहीं मिलती थी. ओके, सो ये चेंजेस अभी आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो इंडिया ने जून 1991 में फॉरेन करेंसी की एसेट या फॉरेन कंट्री में जो पैसा हमारे पास था वो रखना कम कर दिया, दूसरों से चीज़ें इंपोर्ट करना कम कर दिया. ओके, और अगर आप देखोगे तो उससे पहले हमारे पास फॉरेन करेंसी यानी बाहर के देशों की करेंसी बहुत ही कम थी. 1990 से पहले हमारे पास दूसरों की कंट्री के पैसे ही नहीं थे, जिसके कारण हम दूसरों से दूसरों से ट्रेड नहीं कर पा सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज नहीं कर सकते थे. ओके, उसी के साथ हम दूसरों से चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, हम दूसरों से कुछ मंगवा नहीं सकते थे. तीसरी चीज़ ये भी थी कि हमारे पास 1991 में महंगाई, इन्फ्लेशन 16.7% हो गया था. मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूज महंगाई थी. ओके, हर एक चीज़ बहुत महंगी हो चुकी थी. गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था. गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी. हमारे कंट्री में लोन लेने के लिए भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता था, सब्सिडीज़ बिल्कुल नहीं मिलती थी. ओके, लोग और दिन ब दिन गरीब होते जा रहे थे. तो इसमें सुधारने के लिए, इससे चेंजेस करने के लिए 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सेप्ट की गई, जिसका नाम है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस. ओके, तो 1991 से पहले क्या होता था कि हमारे पास ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे व्यापार यानी ट्रेड करने आए थे, और फिर वो यहाँ के क्या हो गए, राजा महाराजा हो गए. राइट, उन्होंने यहाँ की पावर कैप्चर कर ली. तो उसके कारण एक डर बैठ गया था कि हम बाद में अभी ब्रिटिशर्स या बाहर के कंट्री से कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, नहीं तो वो फिर से हमारे पास आएंगे और हमारे ऊपर राज करेंगे. ओके, इसलिए कंट्री 1991 तक दूसरे कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं करती थी या व्यापार ही नहीं करती थी. ओके, तो 1991 में क्या किया गया, हमने LPG पॉलिसी एक्सेप्ट की. LPG यानी बाहर की कंट्री को ऑफ़र किया कि हमारे यहाँ पे आओ, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री क्रिएट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बनाओ, हमारे लोगों को जॉब दो, चीज़ें प्रोड्यूस करो. ओके, हमारे यहाँ पे आओ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करो. ओके, और जब चीज़ें प्रोड्यूस होने के बाद हमारी कंट्री में बेचो, उससे जो पैसा मिलेगा वो पैसा में से आधा पैसा हमें दो और आधा पैसा अपनी कंट्री में लेके जाओ. देयर पॉलिसी इज कॉल्ड LPG पॉलिसी. तो इंडस्ट्री के लिए न्यू पॉलिसी लाई गई. ओके, इंडस्ट्री के ऊपर किसी का भी कंट्रोल या रेगुलेशंस नहीं हुआ, वो कैंसिल कर दिया गया. गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के ऊपर कोई रेगुलेशंस या कंट्रोल नहीं रखेगी, ये डिसाइड किया गया. लेकिन फिर भी कंट्री के सारे लोगों को जॉब मिलना चाहिए, तो इंडस्ट्री को भी कोऑर्डिनेटर्स, इंस्पायर एंड सुपरवाइजर्स की तरह गवर्नमेंट सिर्फ काम करेगी, इतना डिसाइड किया गया. मतलब किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा. यहाँ पे आओ, जितनी चाहिए उतनी चीज़ें बनाओ, ये यहाँ पे डिसाइड किया गया. ओके, तो 1991 की पॉलिसी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? फर्स्ट था
ग्लोबलाइजेशंस को एक्सेप्ट करना, मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए ओपन कर देना। हमारे यहाँ पे आओ, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री ओपन करो। जैसे अभी देखोगे अमेज़ॉन अमेरिका की कंपनी है, राइट, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन से चीज़ें परचेस की जाती है। पेटीएम ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, राइट। तो हमने क्या की, हमारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया। दूसरी चीज़, इसके कारण क्या हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया, महंगाई ऑटोमेटिक कम हो गई। जो चीज़ 1991 से पहले 50 रुपये में मिलती थी वो अभी 10 रुपये में आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे खुद चीज़ें बनने लगी, गुड्स एंड सर्विसेज बनने लगी। हम किसी से चीज़ें मंगवा नहीं रहे, वो हमारी कंट्री में बन रही है। ओके, नेक्स्ट है करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो गया। नेक्स्ट है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हमने अभी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना है, 9%, राइट। एक टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि हमारा ग्रोथ रेट -1 पॉइंट था, लेकिन अभी अच्छी बात है, राइट। ये इसके कारण हुआ है 19 इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास दूसरे कंट्री की बहुत सारी करेंसी रिजर्व है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी दूसरे कंट्री के डॉलर्स हमारे पास है, पाउंड है, यूरोज है, दिनार है, ये दूसरे कंट्री की करेंसी है जो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा है। हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईजीली कर सके। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशंस। अभी हमारे पास बहुत इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशंस है, हमें दूसरों से कर्जा लेने की, लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसी के साथ रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम हो चुका है, खर्चा कम हो चुका है। हम दूसरों से कोई भी लोन या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ओके, अभी इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी कंट्री से कोई भी चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज हम ला सकते हैं और हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकते हैं। ये सारे रूल्स रेगुलेशन हमने कैंसिल किए जो हमारे ऊपर थे। ओके, और क्या किया है हमने, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया है। मतलब जो सेक्टर्स अच्छी तरह से काम नहीं करते, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री अच्छी तरह से काम नहीं करती, उसको हमने प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट करना स्टार्ट किया है। ओके, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई है। ओके, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अभी 1991 में क्या क्या चेंजेस किए गए, पहला देखो, डी लाइसेंसिंग। ओके, तो 1991 से पहले जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे ओपन होनी है उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। ओके, और गवर्नमेंट की लाइसेंस लेने की जो पॉलिसी है वो बहुत ही डिफिकल्ट थी, इसलिए कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री ओपन करने के लिए बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट रेडी नहीं होता था। ओके, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि 18 मेन इंडस्ट्री छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्री को क्या किया है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कैंसिल की है। मतलब 18 इंडस्ट्री छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अभी वो 18 इंडस्ट्री कौन सी है, तो डिफेंस इक्विपमेंट है, सिगरेट टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ड्रग्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। तो इनके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, बाकी कोई भी चीज़ के बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आ गए, इंडस्ट्री ओपन की, कमोडिटीज़ गुड्स बनाई और उन्होंने यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया है। दैट इज़ कॉल्ड डी लाइसेंसिंग। ओके, तो वो 18 चीज़ें कौन सी है वहाँ पे दिया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब जो एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट भेजे जाते हैं उनके लिए आपको लाइसेंस लेना है। डिफेंस के जो इक्विपमेंट बनेंगे, ओके, टैंक बनेंगे या बॉम्ब बनेंगे, गन्स बनेंगी, इनके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सप्लोजिव, मतलब इंडस्ट्री में जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हैजर्ड्स केमिकल, जो केमिकल्स बहुत ही हार्मफुल है, ऐसे केमिकल्स बनाने के लिए, ड्रग्स दवाई बनाने के लिए, या फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स यानी आपको मालूम है, ओके, एंड फार्मास्यूटिकल्स यानी बहुत सारे मेडिसिन या लिक्विड मेडिसिन बनाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट के लाइसेंस लेना है। सिगरेट बनाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट लाइसेंस लेना है, यानी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लाइसेंस लेना है। बाकी
18 स्पेसिफिक इंडस्ट्री छोड़कर बाकी किसी चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे आके बिजनेस ओपन कर सकते हो या इंडस्ट्री बना सकते हो। नेक्स्ट है MRTP एक्ट। अभी MRTP एक्ट क्या है? तो एबोल्यूशन यानी कैंसिल कर देना। MRTP एक्ट क्या होता था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था? अप्रूवल लेना पड़ता था। ओके। और अगर कोई इंडस्ट्री समझो बैड सिचुएशन में, वो खराब हो रही है, उसकी ताकत नहीं है लेबर को, फोर्स को समझाने की, उनको जॉब देने की, तो वो डायरेक्टली क्या होती थी, इंडस्ट्री बंद हो जाती थी। ओके। लेकिन MRTP एक्ट कैंसिल करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इंडस्ट्री अच्छी तरह से काम नहीं करती है या जो इंडस्ट्री बंद पड़ने वाली है, जो फर्म्स, जो इंडस्ट्री बंद पड़ने वाली है, उनको एक्सपेंशन या मर्ज किया जाता है, दूसरे इंडस्ट्री में मर्ज करने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर आइडिया कंपनी खराब बंद हो रही है तो उसको वोडाफोन में कन्वर्ट किया जाएगा, दोनों मिलके काम करेगी, तो वो कंपनी बंद नहीं होगी, वहाँ के लेबर्स का जॉब नहीं जाएगा। तो ये है MRTP एक्ट। ओके। मतलब किसी भी इंडस्ट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे आके आराम से इंडस्ट्री ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग स्मॉल सेक्टर्स इंकरेजमेंट। ओके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी 1991 के बाद बहुत सारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है, ओके, उनसे आउटपुट यानी चीज़ें बनाने पे, जॉब क्रिएट करने पे और उनकी चीज़ें एक्सपोर्ट करने पे ध्यान देना स्टार्ट किया है। ओके। इंडियन गवर्नमेंट उसमें 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करती है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का लोन देगी, तो आप आराम से इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1991 के बाद इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट किया है। मतलब इंडस्ट्री ओपन करने के लिए फॉरेन के लोगों को चांस दिया है। ओके। जिसमें 51% शेयर्स बाहर के कंट्री का रहेगा, ऐसे पहले डिसाइड किया जब FDI ओपन की कि 51% शेयर्स आपको क्या करने, हमें देने। ओके। फिर उसके बाद 74%, पहले FDI में 51% शेयर्स ही अपने कंट्री में लेके जाने हैं, बाकी के रिमेनिंग अमाउंट हमें देना है, ऐसा डिसाइड किया। फिर 74% किया गया, मतलब 74% अमाउंट अपने कंट्री में लेके जाओ और बचा हुआ पैसा हमें दे दो। लास्ट में क्या किया गया, 100% पैसा आपके कंट्री में लेके जाओ, हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। गवर्नमेंट का रोल कम कर दिया। ओके। मतलब हर चीज़ों में गवर्नमेंट की मोनोपोली या गवर्नमेंट जो हर चीज़ों में ध्यान देती थी वो कम कर दिया। जो पब्लिक सेक्टर्स या जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस ठीक से काम नहीं करते उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई। जैसे ही प्राइवेट इंडस्ट्री आ गई, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री को भी अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ओके। नहीं तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएंगे, है ना। प्राइवेट बैंक ने अच्छी तरह से काम किया तो उनको पेमेंट मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया तो उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। ओके। तो पब्लिक सेक्टर्स की भी इफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ाई गई। ओके। और जो पब्लिक सेक्टर्स अच्छी तरह से काम नहीं करते उनका कैपिटल ब्लॉक कर दिया, मतलब उनमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और उनको प्राइवेट करना स्टार्ट किया है। ओके। तो जिसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर्स काम नहीं करेगा उनको गवर्नमेंट ने प्राइवेट करना स्टार्ट किया है। ओके। तो ऐसे गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्री को में से अभी सिर्फ 8 इंडस्ट्री अपने पास रखी है। ओके। जिसमें उन्होंने रेलवे एंड ऑटोमिक एनर्जी, ये 2 सेक्टर्स अपने पास रखे ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी सबको प्राइवेट करना स्टार्ट किया है। ओके। नेक्स्ट और 2-3 पॉइंट है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है 1991 के बाद, ट्रेड लिबरलाइजेशन किया है। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब है आप हमारी कंट्री से कोई भी कैपिटल गुड्स यानी टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी लेके जा सकते हो, या दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी या मशीनरी ला सकते हो। दूसरा रॉ मटेरियल, हमारे यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, लेके जा सकते हो
आपके कंट्री में से कुछ लाना है, हमारे यहाँ पे ला सकते हो। इंटरमीडिएटेड गुड्स, एक चीज़ बनाने के लिए अगर दूसरी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमारी कंट्री से आपको मिलेगी। अगर आपकी कंट्री से हमें कुछ चाहिए तो आपको वो देना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या किया है, फ्रीली इंपोर्ट किया है, मतलब आप कोई भी चीज़ हम दूसरे कंट्री से मंगवा सकते हैं। ओके, उसी के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, SEZ, कुछ जगहों को, कुछ एरियाज़ को स्पेशली SEZ डिक्लेयर किया है। मतलब क्या किया है कि आप इंडस्ट्री वहाँ पे ओपन कर सकते हो और वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, इंडस्ट्री वहाँ पे बना सकते हो और वहाँ से चीज़ें ओपन कर सकते हो। जैसे बैंगलोर को उन्होंने सेज डिक्लेयर किया है, IT इंडस्ट्री वहाँ पे है। मुंबई को भी सेज उन्होंने डिक्लेयर किया है, मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ से बेची जाती है, राइट, तो सेज है। एग्रीकल्चर चीज़ें बेचने के लिए फार्मर्स के लिए भी उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाए, जहाँ से फार्मर्स दुनिया भर में चीज़ों को, अपने एग्रीकल्चर चीज़ों को बेच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिफॉर्म इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। IRDA नाम का ऑफिस उन्होंने 1999 को बनाया है, जिसके तहत अगर आपको इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए वो आपको IRDA डिपार्टमेंट देगा। इसके लिए गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। IRDA डिपार्टमेंट आपको इंश्योरेंस मालूम है ना, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी ओपन करने के लिए आपको वहाँ से लाइसेंस मिलेगा। आपको गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या गवर्नमेंट की ही इंश्योरेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर्स को रिफॉर्म कर दिया, यानी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर्स बैंक बनाए, यानी गवर्नमेंट बैंक बनाए, कोऑपरेटिव बैंक्स ओपन कर दिए, ताकि उसी के साथ बहुत सारे प्राइवेट बैंक को यहाँ पे आने का चांस दिया, बहुत सारे फॉरेनर बैंक को यहाँ पे आने का उन्होंने चांस दिया है। यहाँ पे आ सकते हो, अपने बैंक बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें 1991 के बाद करने के बाद गवर्नमेंट हमारी इंडिया में, आपको 1991 के बाद ये सब चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया थोड़ा सा पावरफुल दिख रहा है। ओके, अगर इससे पहले आप यहाँ पे होते तो इतना इंडिया आपको पावरफुल नहीं दिखाई देता। ओके, सो दिस इज द इकोनॉमिक पॉलिसी of 1991. Okay, the next part we are watching in the next lecture. Thank you, students.